बस मैं ये ऐड कर रहा था कि मतलब आपके साथ जो मेरा रिलेशन था वो ऐसा द्रोणाचार्य एकलव्य वाला था। आप सामने बैठे रहते थे, क्लासेस लेते रहते थे, मैं पढ़ते रहता था। मेरे मन में क्वेश्चन आते थे कि मैं पूछूं, लेकिन उससे पहले आप बता देते थे कि ये ऐसा होना है, ऐसा होना है। सो आई वाज जस्ट आस्किंग हाउ डज इट फील लाइक, आई मीन, क्योंकि इस बार तो बहुत ही हाई कट ऑफ्स। सर एक्चुअली जिस दिन पेपर था ना, उस दिन पेपर देने के बाद निकल के ऐसा फील हो रहा था कि शायद इस बार ना हो पाए, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाने के लग रहे थे चांसेस। और जो स्टूडेंट थे जिनसे इंट्रैक्शन हुआ मेरा सेंटर पे, वो भी कह रहे थे कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर एक्चुअली। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था 2014 दिसंबर वाले में। तो ओके। उस टाइम मेरे 208 मार्क्स आए थे, और 216 की कट ऑफ थी शायद। और तो 99.18 परसेंटाइल आए थे मेरे, और जीआरएफ से मैं रह गया था। तो मुझे लगा ये कि कौन सा ठीक अटेम्प्ट है। था? दिसंबर 24 वाला अटेम्प्ट था ये? दिसंबर 24 वाला अटेम्प्ट था सर। तो मुझे लगा कि मार्क्स तो अच्छा आ गया, परसेंटाइल भी अच्छी है, भले ही जेआरएफ नहीं हुआ, लेकिन इतनी परसेंटाइल है तो मैं कॉलेजेस में अप्लाई कर पाऊंगा, अच्छे कॉलेजेस में। तो एक्चुअली मैंने मास्टर्स किया आईआईटी रुड़की से। तो मैंने वहां पे अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे। और साइमल्टेनियसली जब उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए थे, तो जून 24 25 के लिए यूजीसी के भी फॉर्म आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मेरा खुद का एल्मा मेटर है, तो एटलीस्ट मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके इंटरव्यू के लिए तो एटलीस्ट कॉल देगा मुझे। तो मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंट था इस चीज को लेके, तो मैंने यूजीसी का फॉर्म नहीं भरा जून वाला। फिर उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। और क्या रीजन था कि आपसे बेटर प्रोफाइल्स उनके पास थे, या दे वांटेड सर्टेन क्राइटेरिया टू बी मेट? सर मैंने जब अपने प्रोफेसर से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो तुम चाह रहे हो, उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट जेआरएफ करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। क्योंकि एट आईआईटीज वी एक्सेप्ट जेआरएफ एंड अबव, ऐसे वाले वो कह रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब जब खुद के एल्मा मेटर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो फिर मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं और किसी कॉलेज में भी अप्लाई करूँ इस मार्क्स के साथ। फिर मैंने सोचा कि एक बार और अटेम्प्ट करके देखते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट होपफुली हो जाए। तो थोड़ा सा हमको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए, ताकि कुछ कंटेक्स्ट मिल सके बाकियों को भी। बिल्कुल सर। मैंने मतलब इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। 2018 बैच पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने एक साल डीआरडीओ की लैब है आईआईडी देहरादून में, वहां पे काम किया था एज जूनियर रिसर्च असिस्टेंट। तो फिर ये सारे काम करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया है, अब कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। तो कुछ वक्त के लिए मैं फिर फिल्म लाइन में चला गया था, थोड़ी वॉइस अच्छा। एक्टिंग, हाँ एड शूटिंग, ये सब करते थे। फिर उसमें भी लगा कि कोविड आ गया, फिर कोविड के बाद काम मिलने थोड़े कम हो गए। तो मुझे लगा कि फिर थोड़ी फर्दर स्टडीज को परस्यू करते, तो फिर कैट दिया मैंने। कैट के थ्रू फिर आईआईटी रुड़की में एमबीए करी मैंने। और मेरे पास वहाँ पे ट्रिपल स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन था आईआईटी रुड़की में। तो मेरे पास मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस में स्पेशलाइजेशन है। तो 24 में मैं वहां से पास आउट हुआ। और जब मैं आईआईटी में था, तो वहीं से हमें अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल गई आईआईटी के थ्रू ही। तो करेंटली मेरा एक स्टार्टअप रनिंग है, चल रहा है वो आईआईटी की कृपा से। और जब वहां से फिर निकला है 24 में, तो ढेर सारे ऑफर भी आए जॉब के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एजुकेशन लाइन मेरे लिए ज्यादा बेटर है, मैं कुछ इसमें ही करना चाहता हूँ और रिसर्च करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन भी कर लिया। अभी पिछले 7 8 महीने से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे पानीपत में, वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो सर ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है मेरे एजुकेशन का। देन हाउ डिड यू कम अक्रॉस यूजीसी नेट वाला ऑप्शन, एंड हाउ डिड यू कम अक्रॉस जेसी एकेडमी? सर एक्चुअली बात यह है कि जब 24 का अटेम्प्ट मैं दे रहा था फर्स्ट टाइम दिसंबर में, तो अटेम्प्ट से एक हफ्ते पहले मुझे ध्यान आया कि अब पेपर आने वाला है मेरा, और तैयारी मेरे पास है नहीं। जस्ट मेरा एमबीए क्लियर हुआ था 24 में। तो एक्चुअली जो हमारा इन्वायरमेंट था आईआईटी में, वो काफी डिफरेंट था बाकी कॉलेजेस से। वहाँ पे काफी रिगरस तरीके से पढ़ाई होती थी। बाकी कॉलेजेस में सेमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर होते हैं, हमारे यहाँ था टर्म सिस्टम। 8 टर्म्स थे इन टोटल 2 इयर्स में। और हर 1.5 मंथ के बाद आपके फाइनल पेपर्स होते थे, और वो भी ट्रिपल सिटिंग पेपर होते थे, 9 सब्जेक्ट थे, 3 दिन में पेपर खत्म। बैक टू बैक पेपर्स होते थे। तो काफी मतलब ग्रूलिंग एक्सपीरियंस था। और हमारे प्रोफेसर भी पूरा एक एक सब्जेक्ट कवर कर देते थे 1.5 महीने में। तो आपको खुद से पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्लासेस भी जानी है आपको।
तो मतलब उस हैबिटेट से निकलने के बाद ना, जो बेसिक्स थे मेरे वो मतलब लगभग क्लियर थे सर। तो बेसिक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बस रिवीजन चाहिए था मुझे, क्विक रिवीजन। और फिर आपका, मैंने देखा यूट्यूब पे चैनल था, उस पर ढेर सारे वीडियोस थे। आपने मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को टच अपॉन किया था, क्रैश कोर्सेज थे। तो लास्ट एक वीक मैंने कुछ नहीं किया, बस आपके जितने आपने वीडियोस बनाए थे, प्लेलिस्ट थी, बस उससे गो थ्रू हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस है कि उसने जितने भी मुझे टॉपिक जरूरत थे ब्रश अप करने के लिए, सब ब्रश अप करवा दिए, और बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। 208 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, अभी 220 आया मेरे, जस्ट कट ऑफ पे हूँ मैं। तो मतलब बहुत कंफर्टेबली क्रॉस नहीं किया, लेकिन जस्ट कट ऑफ पे हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने मॉक्स भी लगाए कि बस जाके सीधा एग्जाम लिखा सीधा? नहीं सर, मॉक्स तो लगा ही नहीं, टाइम ही नहीं था मेरे पास एक्चुअली। अभी जो एग्जाम होने वाले थे जनवरी में, तो हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहे थे उस टाइम पे। और मेरी ड्यूटी वहां पे थी, इन्विजिलेशन में, कॉपी चेकिंग, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सारा काम करते हैं, उन सारे कामों में बिजी था। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था पेपर्स के बीच में, तो पेजेस पे नोट बना के रखता था मैं, आपकी वीडियो चलाता था और पेजेस पे नोट्स बना बना के अपने पॉकेट में रख लिए, जो टॉपिक रिवाइज करना है। इन बिटवीन दोज मैं रिवीजन कर रहा था। तो हाँ, टाइम ये नहीं था थोड़ा सा बिल्कुल। बैलेंसिंग डिफिकल्ट हो जाता है, अपने टाइम और एफर्ट को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि इस वर्किंग प्रोफेशनल तो आपका काफी एनर्जी जो है आपके काम में ही निकल जाता है। फिर खुद की पढ़ाई के लिए ना तो एनर्जी बचता ज्यादा, ना समय बचता है। बिल्कुल सर, उसको मैनेज करना काफी टफ हो जाता है एक टाइम पे आगे। लेकिन फिर भी पैशन होता है तो फॉलो तो करना ही है। तो आई थिंक आपका 220 में अगर आप बता सकें पेपर वन पेपर टू का स्प्लिट ऑफ मार्क्स। सर एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है, मैं देख के बता पाऊंगा तो। कोई बात नहीं। अभी ओके, तो आउट द टू सब्जेक्ट्स विच वर यू मोस्ट कंफर्टेबल विद एंड विच वर यू लाइक, आपको लगा कि थोड़ा इसमें तो ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर खींचना है जीआरएफ तो? सर मेरे लिए मेन कंसर्न था एचआर वाले टॉपिक्स, और जितने भी नेम रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ना, मतलब इनका ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, इन्होंने क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन में एचआर का ही नहीं था। तो वो मेरे लिए मतलब सबसे टफ था उसको क्रैक करना। मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, इसके जितने टॉपिक है वो सारे मेरे कवर्ड हैं। उसके लिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं था। मेरा मेन कंसेप्ट है एचआर का। बहुत मतलब मैंने उसके लिए काफी प्रैक्टिस करी है कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। और बीच बीच में आपके सेशंस में आप जितनी बार भी क्वेश्चन ड्रॉप करते थे, नेम ड्रॉप करते थे, आप बताते थे कि इनका ये कंट्रीब्यूशन है, मैच द फॉलोइंग जो सर आपने करवाया, दैट वाज अमेजिंग। उसके कारण से मुझे बहुत हेल्प मिली। और असर्शन रीजन पे इस बार सर आपने जब फोकस किया था, तो उसमें आपने बताया था कि तरीका क्या होता है असर्शन रीजन को अटेम्प्ट करने का, कैसे आपको खुद से क्वेश्चन पूछने हैं कि ये स्टेटमेंट इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कॉज है कि नहीं। उसने भी सर काफी हेल्प किया मुझे। क्योंकि 2 बार से तो पूछ ही रहे थे, 3 बार से, और जैसे ही हमको पता लगा कि कॉमर्स वाले पेपर में पूछ लिया, तो हाँ हमको समझ में आ गया कि यहाँ अगला नंबर अपना ही है, क्योंकि अगला एग्जाम मैनेजमेंट का। मैंने फटाक से एक सेशन शेड्यूल करा। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू सफर, बिकॉज ये चीज हमने टच नहीं करी। तो फिर आई हैड अ सेशन डेडिकेटेड फॉर दैट, और फिर उस तरीके सर, से आई थॉट प्रिटी मेरी हेल्प। तो बहुत इच्छा होती थी कि आपके लाइव सेशंस को मैं ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन जो टाइमिंग थे वो मैच नहीं होते थे, वो मेरे वर्किंग आवर में रहते थे और मैं कर नहीं पा रहा था। नहीं, फिर दैट मैं इज द उनको बाद केस में विद देखता था। ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो यूजीसी नेट के, बल्कि मेरे क्या ज्यादातर कैंडिडेट्स का यही हाल है कि या तो कहीं एंगेज है, या फिर वो जो टाइम पे हम लोग सेशंस लेते हैं वो नहीं आ पाते लाइव क्लासेस में, तो वो बाद में रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। बट दैट इज ऑल्सो गुड, एटलीस्ट वो चीज हो जाती है। और बाद में एक बेनिफिट है, 1.25x पे भी आप देख सकते हो। वो तो है सर, वो तो है। तो अब आगे क्या लेकिन प्लान सर है नितिन? हाँ जी। आगे बस मैं ये ऐड कर रहा था कि मतलब आपके साथ जो मेरा रिलेशन था वो ऐसा द्रोणाचार्य एकलव्य वाला था। आप सामने बैठे रहते थे, क्लासेस लेते रहते थे, मैं पढ़ते रहता था। मेरे मन में क्वेश्चन आते थे कि मैं पूछूं, लेकिन उससे पहले आप बता देते थे कि ये ऐसा होना है, ऐसा होना है। तो उस तरह के रिलेशनशिप में मैं देख रहा था। और फाइनली आज मौका मिला आपसे इंटरेक्ट करने का, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है बात। नहीं, इवन आई एम ग्लैड टू इंटरेक्ट विद यू, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जब रिजल्ट आता है। तो एक बच्चे का ईमेल आया, किसी का फिर मैसेज आया, कुछ लोगों का वॉइस नोट आ जाता है, कुछ बच्चे रह जाते हैं तो उनको भी काउंसिल करना पड़ता है। तो रिजल्ट के बाद मेरा हैबिट है कि ज्यादातर मेरा समय बच्चों को काउंसिल करने में निकल जाता है। जो जिनका जो हुआ सेल्ड थ्रू, वो तो एक जोन में है, वो खुश हैं। उनसे अगर मैं 2 दिन बाद भी बात कर लूंगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
लेकिन जिनका रह गया और उन्होंने मेहनत करी है, तो उनको मुझे लगता है कि पहले उनसे बात करना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि वो डिमोटिवेटेड हैं, थोड़ा सा डिजेक्टेड फील करते हैं। तो उनको थोड़ा सा पुश करना, उनको थोड़ा सा काउंसिल करना, आई थिंक हेल्प्स। नहीं तो होता क्या है, बच्चे बड़ी जल्दी बिल्कुल सर। परेशान हो जाते हैं। तो 2-3 दिन से यही चल रहा है, किसी के मार्क्स पिछले बार से गिर गए। एक कैंडिडेट का हैदराबाद से फोन आया, उसका केवल 2 नंबर से कट ऑफ रह गया। किसी का एक क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया। मेरे ऑफिस के पास मेरी एक स्टूडेंट रहती है, उसके 210 या 212 आए हैं। कहती भैया 4 नंबर, भैया बोलती है वो, कहती भैया 4 नंबर 4 क्वेश्चन से मेरा भी जेआरएफ रह गया। जबकि उसका पिछली बार केवल पीएचडी निकला था बस। तो ऐसे बच्चों के संग भी इंटरेक्ट करना मुझे लगता है जरूरी है, बिकॉज यू गेट टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर लैगिंग एंड वेयर वी कैन ऐड वैल्यू। सर बहुत जरूरी है। मैं तो खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जब लास्ट टाइम मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था और मुझे खुद के कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब इतना डीमोटिवेशन हो गया था मेरे पास कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन समझ सकता हूँ उनका दर्द, समझ सकता हूँ जो अभी गो थ्रू कर रहे हैं इससे। तो आप सर सही कर रहे हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं पहले, उनको ज्यादा जरूरत है आपकी अभी। अब क्योंकि see everybody, the hard reality is everybody will celebrate success. All हाँ platforms will end up celebrating success. We will also do that. But in all this, we should not forget in connecting back to students who somehow, got missed out by a slight number of questions. तो उनसे भी मुझे लगता है बात करना जरूरी है। एनीवेज, तो अभी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स नाउ, और किस तरीके से आप आगे नेविगेट करने का सोच रहे हो? सर अभी मेरा पहला एक्शन प्लान तो ये है कि फरवरी में सारे आईएम्स के अभी फॉर्म निकले हुए हैं, तो उनको फिल करके उनके इंटरव्यू राउंड के लिए जाऊंगा। एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है, एसओपी बनाना है, अब उस पे काम करना है मुझे कमिंग फ्यू मंथ्स में। तो फिलहाल के लिए तो सर वे फॉरवर्ड ये लग रहा है कि आईएम्स वाले अभी आए हुए हैं, उनको फिल करके उनको टारगेट करने के लिए। और सर आपके पास कुछ सजेशन हो, मार्गदर्शन हो तो आप बताएं। अपने ग्रुप में है कुछ मेरे 2-3 पिछले बार के स्कॉलर्स हैं हु गॉट इनटू आईआईएम्स एंड आईआईटीज। मैं कोशिश करूंगा आपको उनसे कनेक्ट करवा दूंगा, तो सर आपको आइडिया मिल जाएगा। एक स्टूडेंट है शायद वो एफएमएस दिल्ली, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में उसने लिया है। तो वो सही जा रहे हैं। और मेरा बस यही थॉट प्रोसेस है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो आपको अच्छा एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा, और क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी फिर वहां से अच्छी निकल के आती है। बिल्कुल सर। और अब यह है कि मेरे रिज्यूमे में चूंकि पहले से आईआईटी आ चुका है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें रहे तो ज्यादा बढ़िया है, रिज्यूमे भी स्ट्रांग रहेगा। नहीं, अब तो हो जाएगा, और आपको अब स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो इतना चैलेंजिंग नहीं है। थोड़ा सा स्टाइपेंड भी मुझको लगता है पहले से बेटर हो गया है अभी। तो हाँ पहले से बेटर होगा थोड़ा। दैट विल हेल्प यू टू। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं नितिन? सर ऐसे तो मैं बिहार से हूँ, दरभंगा से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे फादर की जॉब गवर्नमेंट में थी, तो हमेशा ट्रांसफर 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 होते हुए पूरा नॉर्थ इंडिया रह लिया मैंने। तो अब तो सब जगह का ही हूँ, ऐसा है, सब मिक्स हो चुका है। अभी भी करंटली मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट आपने लिया, उसके बाद भी देयर इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट, क्योंकि जनरली बीटेक बैकग्राउंड वाले बच्चे बहुत ही कम मैनेजमेंट के बाद वो भी यूजीसी की तरफ जाते हैं। जनरली दे गेट इनटू अ जॉब और इनटू अ स्टार्टअप, एज यू एप्टली सेड। तो any specific reason why you have an inclination towards teaching or getting into research? सर एक्चुअली हमारे जो प्रोफेसर थे आईआईटी में, कुछ यंग प्रोफेसर थे, मतलब वो जिस लेवल पे स्टूडेंट को जाके बियॉन्ड हेल्प करते थे, क्लासरूम के बियॉन्ड, वो देख के मुझे लगा कि ऐसे प्रोफेसर की बहुत जरूरत है देश में भी। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट होता है, क्योंकि बच्चे आते हैं उनको पता नहीं होता है आगे क्या करना है या कैसे करना है। क्लास में आप सिर्फ बताते हैं कि करिकुलम में क्या है, उसके एक्स्ट्रा क्या करना है, आप मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करोगे। तो एक कहते हैं ना आईआईटी इफेक्ट होता है, सर वही इफेक्ट हो गया मेरे ऊपर। वहां के इकोसिस्टम से निकलने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ उनके लिए। अब मेरे पास इतने स्किल सेट है, इतने टूल्स है कि मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। मैं खुद का स्टार्टअप है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं वो बता सकता हूँ, जो मैंने पढ़ रखा है वो तो बता ही सकता हूँ मैं। और उनको एक सही दिशा दिखा सकता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। नहीं, इसलिए बहुत सर। अच्छा है। एंड आई थिंक दिस जनरेशन नीड्स people like you to help them, to guide them and to mentor them as well. And it is really a different level of experience when I connect with candidates like you, when I connect with the next generation of professors like you. And it is really elating experience in itself. मुझे भी लगता है कि मेरा भी मेहनत कहीं ना कहीं सार्थक हो गया। सर And I आपका am मेहनत तो also बिल्कुल सार्थक है, आपके कारण से ही मतलब इंस्पिरेशन ले लेके आपके मोटिवेशन के थ्रू ही हमारे जैसे स्टूडेंट कर पाते हैं कुछ चीज। जिस तरह से आप समझाते हो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ उससे।
पर्सनल लेवल पे, तो मेरे लिए समझना आसान होता है, तो इसलिए आसान हो जाती है चीजें। वही है सर। चलो, ऑल दी बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस, एंड गिव थैंक माय यू सर। रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स आल्सो, फैमिली में भी सबको मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। सर फैमिली एंड टीचर, ये दो ही सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है किसी भी आदमी के सक्सेस के लिए। मैं तो यही मानता हूँ, जो सही मैं बात। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर। चलिए, आप बहुत अच्छा करें, जीवन में आगे जाएं। अब तो आपके लिए पूरा ज्ञान का समंदर वेट कर रहा है, और सब आपको डुबकियां लगानी है और दूसरों को भी डुबकियां लगवानी है। बिल्कुल सर। मैं होप करता हूँ कि ऐसे ही आप मोटिवेट करते रहे स्टूडेंट्स को फ्यूचर में भी, बस गाइडेंस प्रोवाइड करते रहे उनको, जिनको कोशिश अभी जारी बहुत रहेगी। जरूरत है। वी टेंड टू डू आवर बेस्ट, और जिस भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, थ्रू आवर कोर्सेज, थ्रू आवर बैचेस, थ्रू आवर यूट्यूब सेशंस, थ्रू आवर टेस्ट सीरीज। वी आर आल्सो अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, नॉन फंडेड। तो वो पेस उतना ज्यादा नहीं है जितना फंडेड स्टार्टअप्स का हो सकता है, या उतना जी। एग्रेशन और पेस नहीं दिखेगा। बट what we strongly realize and believe is that if you stick to a certain quality standard, you'll certainly be able to make an impact. And that's what we're trying to do. बिल्कुल सर। तो आपसे इंटरेक्ट करके मतलब अच्छा लगा मुझे बहुत, और उम्मीद करता हूँ कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी आप होगे वहां पे Anytime गाइड I'm करने there, के लिए। I'm very much accessible and approachable. In fact, मेरा भी रिसर्च चल ही रहा है, बट वो बहुत रुक रुक के चल रहा है, बिकॉज इस एज पर विद सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स, रिसर्च के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। अब देखो क्या यस सर। होता है, कैसे होता है, क्या होता है। मेरे को तो बहुत बाद में मेरे को लगा कि आई शुड ऑल्सो गेट इनटू रिसर्च। तो टीचिंग का नाक तो है, बट अब रिसर्च, आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस आई एम एबल टू डू विद माय रिसर्च एज ऑफ राइट नहीं सर, नाउ, वो लेट्स आप होप। कर लोगे, वो आप कर लोगे सर, आप मोर देन कैपेबल इनफ हो। आप जब बात रिसर्चर बना टाइम और सकते हो तो आप एनर्जी की खुद भी भी तो कर है, सकते हो टाइम सर। ही नहीं मिल पाता, बाकी तो सब चल ही रहा है। हाँ सर, मेन इशू टाइम का ही है। टाइम का एनर्जी इश्यू तो बहुत साहब। है आप में। एनर्जी में तो सर कोई कमी नहीं है, बहुत एनर्जी है। थैंक यू सो मच, और कनेक्टेड रहेंगे थैंक यू नितिन। सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से करें। और अगर हमसे और कोई हेल्प आपको चाहिए हो तो प्लीज डू लेट मी नो, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट एंड हेल्प वेयर वी कैन। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर। बाय सर।